हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? आपका फिर स्वागत करता हूँ मैं। ठीक है, सुनो मेरी बात, बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं सीधे। डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 5 आज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 लेक्चर हैं वो आपने देख लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपने देखे होंगे और आपने चीज़ों को फॉलो किया होगा। तो लेक्चर नंबर 5 आज अपन देखने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जिस तरीके से आपको कोटा में या जो सीकर में जो क्वालिटी मिलती है उसी क्वालिटी की चीज़ मैं आपको कंटेंट वो ऑनलाइन आपको यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूँ। देखो भाई, सुनना। अब यहाँ से अपना नया टॉपिक शुरू होता है। नया टॉपिक का मतलब है इससे पहले अपन ने सब चीज़ें पढ़ ली और नया टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पढ़ो, चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं और इसको चीज़ों को समझते हैं। डी ब्लॉक शो वेरिएबल ओएस। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ओएस शो करते हैं। वेरिएबल ओएस का मतलब क्या होता है बेटा? तरह तरह की ओएस शो करते हैं, जैसे +2, +3, +4, +5। एक ही एलिमेंट अलग अलग तरह की ओएस शो करता है, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ डी ब्लॉक के एलिमेंट शो वेरिएबल ओएस। बिकॉज इसके बेटा दो रीज़न है। अगर आपसे बोर्ड में पूछे डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ओएस शो करते हैं, वाई, है ना, या फिर आपके असेशन रीजन में आ जाए, नीट में आ जाए, जेई में आ जाए, डी ब्लॉक के असेशन बोल दे डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ओएस और रीज़न आपको कुछ दो दे, तो दोनों रीजन में से दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है बेटा? सही है। एनर्जी डिफरेंस समझना, पहला रीजन क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एन एस एंड n-1d इज लेस। क्या होता है बेटा? जो NS ऑर्बिटल, जैसे कि मान लो मैं Zn की बात करता हूँ, Zn में क्या होता है बेटा? जैसे कि ये तो वेरिएबल ओएस शो करते ही नहीं हैं, एक बार दो सुनो। अपन बात करते हैं Mn की। अगर मैं Mn की बात करता हूँ तो Mn होता है 3d5 और 4s2, 3d5 और 4s2। अब ये 3d5 और 4s2 में क्या होता है बेटा? इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है बेटा? लेस होता है। एनर्जी डिफरेंस लेस होता है। अब एनर्जी डिफरेंस लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से जिस स्थिति से में निकलेंगे, जिस एनर्जी में मैं यहां से एस में इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, उसी में से कैसे कर सकते हैं बेटा? डी में भी अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब इन दोनों की जो एनर्जी है ना, कंपेरेबल रहती है। ठीक है, मतलब एनर्जी लगभग लगभग क्या रहती है? सेम रहती है। तो डी ब्लॉक शो वेरिएबल ओएस क्या होता है बेटा? एनर्जी डिफरेंस एनएस और n-d क्या होता है बेटा? लेस होता है, बिल्कुल लेस होती है। मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं ना, मान लो ये एनर्जी क्या है? E1 में है और ये एनर्जी क्या है? E2 है। ठीक है, अब E1 E2 करूंगा ना, तो E1 E2 करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी ना बेटा, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये बहुत कम आएगी, है ना, बहुत कम आएगी। मतलब डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। दूसरा क्या है? अनस्टेबल कोर। अनस्टेबल कोर का मतलब होता है बेटा, अनस्टेबल कोर यही है कि ये आसानी से क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एनर्जी दी, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, फिर एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर एनर्जी दी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर एनर्जी यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दिए, तो एनएस के पूरे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, n-d के भी पूरे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट अगर 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना, तो वो कितना अनस्टेबल होगा? तो इसका कोर क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, समझना एक क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी की बात करूं कि मेरे पास एक तो Fe+2 है और Fe क्या है बेटा? +3 है। Fe+2 है और Fe+3 है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं पूछूं बेटा इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? Fe+2 और Fe+3 में से स्टेबल कौन सा है? तो Fe+2 और Fe+3 में से स्टेबल निकालने के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। और कॉन्फ़िगरेशन चलो सबसे पहले आयरन की यहाँ लिख लेते हैं कि आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है बेटा 3d6 और 4s2, 3d6 और 4s2। Fe+2 की बात कर रहा हूँ, Fe+2 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 3d6 4s0। और Fe+3 का क्या होगा? 3d5। क्या होगा? 3d5। अब मैंने तुम्हें कल या परसों की क्लास में बताया था कि जो डी होता है वो दो तरीके से स्टेबल हो सकता है, एक तो हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड। तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये जो डी आएगा वो होगा 3d6 और ये डी आएगा वो आएगा 3d5।
तो देखने से ही मेरे को एक चीज पता लग रही है, क्या चीज पता लग रही है कि इसका D5 क्या होता है, 3D5 क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। अगर Mn+2 और Mn+3 की बात करूं तो मैं साइड में फिर लिख देता हूं, क्या Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूं तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s2। अब अगर Mn+2 लिखता हूं, Mn+2 लिखता हूं तो ये क्या बचेगा बेटा, 3D5 बचेगा। और अगर Mn लिखता हूं, Mn+3 लिखता हूं तो ये क्या बचेगा, 3D4 बचेगा। तो यहां पर तो क्या बचेगा बेटा, 3D4 बचेगा, और यहां क्या बचेगा मेरे बच्चों, 3D5 बचेगा। तो फिर कौन स्टेबल हुआ, D5 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि क्या है बेटा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका D वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में, क्लियर होती है बात कुछ, ठीक है। एक काम करो बच्चों, इसको आप उतारने की कोशिश करो, इसको आप उतारो और जितना बोर्ड पे बचा है सिर्फ उतना उतारो, है ना, जितना बोर्ड पे बचा है सिर्फ उतना उतारो। उतारो बेटा, 2 मिनट का टाइम, उतारो। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा सबने। चलो एक टॉपिक क्या, एक पॉइंट, और ये पॉइंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, ये वाला, समझना बेटा, ये वाला पॉइंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखाने जा रहा हूं तुम्हें, ये वाला समझना। मैं बोलता हूं Cu+1 और Cu+2 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो मैंने लिख रखा है Cu+2 स्टेबल होता है। लेकिन इधर देखो, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर होता है बेटा 3D10 और 4s1। बेटा खतरनाक क्वेश्चन है, यहाँ खतरा लिख रहा हूं मैं, खतरों के खिलाड़ी मत बन जाना, है ना, रेड पेन से खतरा लिख देते हैं। खतरा, बेटा खतरों के खिलाड़ी मत बनाना, खतरा देखना। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कॉपर की, कॉपर होता है 3D10 4s2, और कॉपर+1 की बात करता हूं तो कॉपर होता है 3D10, और कॉपर+2 की बात करता हूं तो कॉपर+2 क्या होता है, 3D9। अब तुम्हें पता है स्टेबिलिटी, अपन स्टेबिलिटी कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी जो होती है बेटा वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड की ज़्यादा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से Cu+ ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था Cu+2 से। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, फुल फील्ड है, 3D10 है, और ये तो क्या है बेटा 3D9 है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वही मैं समझा रहा हूँ। और इस पूरे डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे खतरे वाला यही पॉइंट है। क्या होता है, Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है Cu+1 से। क्यों होता है भाई, समझो क्यों होता है, समझो। कॉपर 1 मतलब Cu+1, कॉपर 1 साल्ट अनस्टेबल। क्या होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है। जैसे मैंने Cu+1 बनाया ना, तो मेरे को याद होने लग जाएगा ये क्या है बेटा, अनस्टेबल। ठीक है, और जो चीज अनस्टेबल होगी वो स्टेबिलिटी गेन कर ही नहीं सकती। तो मैं बोलता हूं कॉपर+1 साल्ट अनस्टेबल इन H2O एंड सॉलिड, इन H2O एंड सॉलिड। H2O और सॉलिड में क्या होती है बेटा, ये अनस्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। अब ये डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है बेटा, अब ये दिक्कत है, डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो रेडॉक्स रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन तो वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। अगर रेडॉक्स, चलो ठीक है, बिल्कुल 9th क्लास की बात करता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैं बोलूं डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है, ऐसी रिएक्शन, समझना भाई, ऐसी रिएक्शन, देखो समझो, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। नहीं आई बात समझ में, सुनो वापस सुनो। मैं बोल रहा हूं ऐसी रिएक्शन
जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी रेडॉक्स के अंतर्गत ही आती है। इधर देखो, तो मैं बोल रहा हूं कॉपर 1 साल्ट क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, भले वो H2O की फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ये क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाते हैं, बिकॉज बेटा ये बिकॉज है ना, बिकॉज ऐसे लिखता हूं मैं ना, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ Cu+2। अब Cu+2 का साइज क्या होता है, Cu+1 से क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, और स्मॉल साइज, जितना स्मॉल साइज होगा ना Cu+2 का, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही हाई होगी। बेटा ये क्या है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से Cu+2 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है Cu+1 से। वापस सुनो, मैं बोलता हूं Cu+1 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और Cu+2 का अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी Cu+2 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि Cu+1 क्या होता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, भले वो H2O की फॉर्म में लो, भले वो H2O में लो या किस में लो बेटा, सॉलिड में लो। H2O को अपन क्या लिखते हैं बेटा, वो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस लिखते हैं ना, एक्वस है ना, एक्वस में लो या सॉलिड में लो, ये क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अब डिस्प्रपोर्शनेट का क्या है, डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है भाई, डिस्प्रपोर्शनेट वो होता है कि जिसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको डिस्प्रपोर्शनेट बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि Cu+2 का स्मॉल साइज होता है, जिससे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि Cu+1 एक वजह सॉलिड स्टेट में Cu+2 में चला जाता है, और यही Cu किस में चला जाता है, Cu में चला जाता है। देखो Cu 0 में चला जाता है। इधर देखो, क्या Cu+1 में था, Cu+1 से कहां टूटा, Cu+2 में। क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अरे ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ। अगर प्लस का चार्ज बढ़ा क्या ऑक्सीडेशन होगा, और अगर Cu+1 किस में चला गया, 0 में चला गया, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। क्या एक ही रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, तो ये क्या डिस्प्रपोर्शनेट है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में। बहुत खतरनाक पॉइंट है भाई, बहुत खतरनाक है। स्टेबिलिटी का सबसे खतरनाक पॉइंट ये अच्छी तरह देख लो, 2 मिनट दिए, देख लो अच्छी तरीके से। पढ़ा बेटा, आया समझ में। ये पूरी स्लाइड ये वाली थी, है ना, कुछ भी नहीं था बेटा इसमें ना। चले आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं विच आयन स्टेबल इन H2O, समझना बेटा, विच आयन स्टेबल इन H2O, कौन सा आयन स्टेबल होता है H2O। बेटा ये क्वेश्चन जो होगा ना, जिस बच्चे ने पी ब्लॉक पढ़ रखा होगा 11th क्लास का, वही कर पाएगा, है ना बेटा, वही क्वेश्चन कर पाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि डी ब्लॉक में पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा दूँ। हाँ, लेकिन ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब अपन 11th का क्या शुरू करेंगे, पी ब्लॉक शुरू करेंगे, तो पी ब्लॉक की शुरुआत से पहले ही मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा दूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेकिन अभी पूरा टॉपिक पढ़ाना बेटा क्या है, नामुमकिन सा है। तो अपन समझेंगे कि अभी तो तुम इसको रटने के टाइप याद रखो ना। विच आयन स्टेबल इन H2O, L+, Ga+, Cu+ और Tl+। समझना, ये तीनों के तीनों Cu+ तो पता है क्या होता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। इनके साथ साथ ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और ये भी डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। लेकिन Tl+1 क्या होता है, Tl+1 मोर स्टेबल होता है। ये अपनी Tl+1 स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, ड्यू टू क्या होता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के आगे आप लिख लो, ये कहां पढ़ेंगे बेटा अपन, ये पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। कहां पढ़ेंगे, पी ब्लॉक। वो भी कौन से पी ब्लॉक में, 11th के पी ब्लॉक की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अपन। 11th का जब पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, वहां एक क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन 12th वाले भी नहीं समझ सकते। ये क्वेश्चन सिर्फ वही समझेंगे जिन्होंने तैयारी की है या जो 12th पास है। जेई नीट और टारगेट के लिए क्वेश्चन है बेटा। जब 12th वालों को मैं क्या पढ़ा दूंगा, जब 12th वालों को मैं एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दूंगा, उसके बाद हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश करो, है ना। अभी मैं सिर्फ फिर बोल रहा हूँ, 12th वालों को ये क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं।
टारगेट वालों को, नीट वालों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अभी 12th करके आए हैं, तो वो क्वेश्चन ये समझ सकते हैं। समझो बात, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं इन सब के, लिख रहा है विच आयन इज मोर स्टेबल इन H2O, कौन सा आयन H2O में क्या है, मोर स्टेबल है। सबसे पहले तो यहां पर जो H2O है वो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेके आएगा बेटा, 6 लेके आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेके आएगा, 6 लेके आएगा। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड क्या होते हैं, ये अगला चैप्टर जब अपने आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें समझ में आएगा। अभी तो ये क्वेश्चन यहां पर इसलिए है क्योंकि ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, डी ब्लॉक से रिलेटेड आते हैं। तो अभी क्या करो, टारगेट वाले तो समझने की कोशिश करो, 12th वाले भी थोड़े बहुत समझने की कोशिश करें। नहीं समझ पाए ना 12th वाले, तो जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना, तब इस क्वेश्चन पे वापस आना, ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे तुम, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद इस क्वेश्चन पे वापस आना आप, ठीक है। पहले देखो Ti+3, Ti+3 मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 और 4s2, 3d2 4s2 मतलब क्या बचा बेटा, 3d1 बचा होगा, 3d1 बचा होगा। यहां क्या बचा होगा, 3d2 बचा होगा। यहां क्या बचा होगा, 3d3 बचा होगा, और यहां क्या बचा होगा, 3d4 बचा होगा, ठीक है। अब समझना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में मैं लिगेंड लेके आता हूं, कौन सा H2O लिगेंड लेके आता हूं, तो आपको टारगेट वालों को बस है ना, 12th वालों को नहीं, टारगेट वालों को ये बात पता होती है कि जब अपन CFT पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, CFT पढ़ाते हैं, तो CFT में T2G और EG दो ऑर्बिटल रहते हैं, T2G और EG, T2G और EG दो ऑर्बिटल रहते हैं, पक्की बात। और सबसे पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, T2G में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, T2G में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो बेटा ये D3 है, अगर ये D3 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। क्या यहां पर T2G हाफ फील्ड आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, T2G क्या है, हाफ फील्ड। और T2G हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। बेटा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ओनली क्या किन के लिए है, टारगेट जेई नीट के लिए है, 12वीं वालों के लिए जब क्वेश्चन आएगा, जब वो कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा ऐसे ना सोचे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब तक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की CFT नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। 12th वाले बच्चों के लिए एक स्टार लगा के एक चीज लिख देता हूं मैं कि कोऑर्डिनेशन में इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा देखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको दोबारा देखते हैं, जब समझ में आ जाएगा तुम्हें। और ये क्वेश्चन किससे सोल्व होगा बेटा, CFT से क्वेश्चन सोल्व होगा। किससे क्वेश्चन सोल्व होगा, CFT से क्वेश्चन सोल्व होगा। अभी तो इसका आंसर क्या है बेटा, C है। टारगेट वाले इस चीज को समझ गए होंगे। अगर टारगेट वाले नहीं भी समझे तो फिर देखो, अगर मैं इसमें बोलूं तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, T2G में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, EG में कितना आएगा, 0। कोई स्टेबिलिटी है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं वेलिडियम की बात करूं, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, T2G में आएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितने आएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी बात करूं तो क्या करूंगा, T2G में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, EG में आएंगे 0 इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात करूं तो क्या आएंगे, T2G में आएंगे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल कौन सा है, स्टेबल यही है, और जो स्टेबल होता है वही क्या होगा, स्टेबल होगा। यही क्वेश्चन था, ठीक है। उतारो बेटा इस क्वेश्चन को, उतारो फटाफट। अगला है स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मेरे को। ये आपको कुछ दे रखा है, इसमें स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, टारगेट वालों को मैं 1 मिनट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। टारगेट वाले इसको 1 मिनट में करने की कोशिश करें। 1 मिनट दे रहा हूं बेटा मैं। देखते हैं भाई, अगर स्कैंडियम+3 की बात करूं तो ये हो गया 3d0। क्या हो गया, 3d0। इसकी बात करूं तो ये हो गया 3d3। बेटा ये मत पूछना अब 3d0 3d3 कहां से आया, पूरा समझा दिया। ये होता है 3d5 और ये होता है 3d6। समझना, जब 3d0 बोलता हूं मैं, 3d0 बोलता हूं तो ये हो जाता है बेटा स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन।
स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन लोग जानते होंगे कि स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। बेटा स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद एक इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन बचे, एक इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन बचे, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो स्कैंडियम क्या था बेटा, 21 था। अब 21 में +3 लगाने पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये क्या बचा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 और 4s0, यही बात थी। अच्छा ये क्या है, ये वाला बचा। और ये किसका होता है बेटा, अगर मैं देखूं आर्गन का, आर्गन के होता है 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है। तो जब डी में जो अपनी हायर ऑक्सीकरण अवस्था में जा सकता है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, उसको उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट में रखने के बाद उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस में चला जाता है बेटा, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। और स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। D3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों, T2G 0 आएगा, T2G कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी ऐसी होगी। ठीक है बेटा, ये टारगेट के लिए क्वेश्चन था बेटा, 12th वाले घबराए नहीं, ये क्वेश्चन आप तभी कर सकोगे जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लोगे। ठीक है, उतारो इसको। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक में क्या होता है, अगर मेरे को लोअर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या निकालना है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं बोलूंगा NS के इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं बोलूंगा, NS के इलेक्ट्रॉन, ओनली NS इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम OS निकाल लिए तो मैं बोलूंगा NS प्लस N-1D अनपेयर इलेक्ट्रॉन। वापस समझो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। देखो किसी भी एलिमेंट की एक तो हायर OS काम की होती है, एक लोअर OS काम की होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी भी एलिमेंट की मेरे को क्या निकालनी है भाई साहब, लोअर OS निकालनी है, तो लोअर OS कैसे निकालूंगा, जितने उसके NS में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी लोअर OS होगी, जितने उसके NS में इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी लोअर स्टेट होगी। और मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम निकालनी है, तो मैं बोलूंगा NS में इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D में प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो मैंने दो क्वेश्चन दे दिए आपको, एक तो Mn है और एक Ni है। Mn और Ni में मिनिमम और मैक्सिमम OS क्या हो सकती है, चलो उसके लिए, उससे पहले क्या है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 और 4s2। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम मतलब NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, NS में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, NS मतलब ये 4 वाला, एस मतलब तो यही है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 2, तो इसकी मिनिमम OS कितनी आ गई 2। मैक्सिमम OS कैसे निकालेंगे, NS में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, NS में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 2 प्लस N-1D में प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं D5 बनाता हूं, 1 2 3 4 5, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो इसकी हायर OS कितनी हो गई बेटा 7 हो गई, होगी कि नहीं होगी। अगर मैं निकल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, निकल की बात करता हूं, तो मैं बोलता हूं 3d8 और 4s2, 3d8 4s2 बोलता हूं, तो 3d8 4s2 में इसकी मिनिमम OS तो किसकी होगी, NS के बराबर, मतलब कितनी 2, और मैक्सिमम कितनी होगी NS प्लस D में प्रेजेंट अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब D में अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो इसमें कितनी होगी 2, तो निकल की मैक्सिमम कितनी होगी बेटा 4 होगी। अच्छी तरीके से देख लो इसको, मिनिमम निकालना है तो NS के इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम निकालना है तो NS के इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D के अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देख लो इसको अच्छी तरीके से, करा बेटा, आया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं।
अब विच कॉन्फ़िगरेशन शो मैक्सिमम ओएस, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा, ये 5 है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम ओएस शो करता है। मैक्सिमम ओएस के लिए एनएस के इलेक्ट्रॉन 2 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3, तो कितना आ गया इसकी 5 आ गई। इसमें देखो एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने 1 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 5, कितनी आ गई बेटा इसकी 6 आ गई। इसमें देखो एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 5, कितनी आ गई बेटा इसकी 7 आ गई। उसमें देखो एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने 2, अब डी बोल रखा है, डी 8 बोल रखा है, 8 बोल रखा है तो निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितनी आ गई 4। तो मैक्सिमम ओएस किसकी है बेटा, मैक्सिमम ओएस किसकी है बेटा, थर्ड वाले की मैक्सिमम ओएस है। देखो भाई क्वेश्चन देखो अच्छी तरीके से, आसान क्वेश्चन है। करा होगा बेटा, सबने करा होगा। चलो आगे देखते हैं। देखना along the 3D series, along the 3D series maximum OS increase up to middle and then decrease। अगर मैं किसी भी 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, कोई भी 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, तो 3D सीरीज ये मान लो मिड है, ये क्या है मिड है, तो यहां से यहां तक तो पहले बढ़ेगी, फिर क्या होने लग जाएगी बेटा वापस घटने लग जाएगी, फिर क्या होने लग जाएगी वापस घटने लग जाएगी। क्यों घटने लग जाएगी, क्योंकि पेयरिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर क्या होने लग जाएंगे, घटने लग जाएंगे। जैसे कि मान लो 3D5 लिखा मैंने और 3D6 लिखा, ये 3D6 है और ये 3D5 है, ठीक है, मिड तक तो 3D5 ही है। 5 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, भाई कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन 6 लिखते ही 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे। तो मिड तक तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जो अपन ने किस में भी देख लिया, ये अपन ने किस में देखा था, मेल्टिंग पॉइंट में भी देखा था, है ना। मेल्टिंग पॉइंट में भी अपन ने देखा था कि जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एमपीटी बढ़ेगा बस एमएन को छोड़ के, उसी तरीके से जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है 5 होता है। 5 तक तो क्या बढ़ता है ओएस बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होने लग जाती है बेटा घटने लग जाती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोल रहा हूं जो 3D सीरीज होती है, 3D सीरीज हो 4D सीरीज हो और 5D सीरीज हो, तो 3D सीरीज में जो मैक्सिमम ओएस होती है वो होती है बेटा एमएन की, और वो कितनी होती है +7, कितनी होती है +7, कितनी होती है +7। 4D सीरीज में जो मैक्सिमम ओएस होती है वो होती है आरयू की, और 5D में जो मैक्सिमम ओएस होती है वो होती है ओस्मियम यानी कि ओएस की, और ये कितनी होती है बेटा +8। उतारो बेटा इसको उतारो, कितनी होती है +8। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो अब मैक्सिमम ओएस लिखने का तरीका बताते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, और हर एलिमेंट की जो ओएस होती है अपन वो लिखते हैं, ठीक है। सुनो भाई पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका होता है 3D1 4s2, बेटा ये लिखना आता है ना, 3D2 4s2, 3D5 4s2, 3D6 4s2। बेटा दिख रहा है क्या, थोड़ा पतला करें इसको। दोबारा लिखते हैं बेटा, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 ये तो समझ गए होगा 4s1। अरे आ गया ना समझ में, 4s1 3D5 क्यों लिखा। फिर अगला क्या होता है 3D6 3D5 4s2, ये होता है 3D6 4s2, ये होता है 3D7 4s2, ये होता है बेटा 3D8
4s2, ये होता है 3d 10 4s1 और ये होता है 3d 10 4s2। अब इसमें OS निकालने मेरे को, मिनिमम और मैक्सिमम OS निकालने, समझना। मिनिमम OS कितनी होती है NS के इलेक्ट्रॉन, मिनिमम OS कितनी होती है NS के इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम इसकी कितनी होगी NS के इलेक्ट्रॉन +2, इसकी कितनी होगी +2, इसकी कितनी होगी +2, इसकी +1 +2 +2 +2 +2 +1 और +2। यही बात होगी, यही बात होगी भाई। मिनिमम कितनी होगी, यही होगी मिनिमम, ठीक है। अब समझना, अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मैक्सिमम की बात करता हूँ, ठीक है। अब मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम स्कैंडियम के लिए जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होती है, n-d के अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन। n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ns में कितने हैं 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी होगी इसके लिए +3, कितनी होगी स्कैंडियम के लिए +3, टाइटेनियम के लिए कितनी होगी बेटा +4। अब +2 और +4 के बीच में जितने नंबर आएंगे वो भी इसकी OS रहेगी, यानी कि यहाँ पर +3 भी रहेगी। देखना, अगर बेरिलियम की बात करूं तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये और 3 5, तो मैक्सिमम कितनी होती है 5 होती है। 5 के साथ साथ इसमें 4 भी होगी और 3 भी होगी, समझते चलना। अगर क्रोमियम की बात करूं तो कितने बेटा, 5 तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, NS में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना +6, कितनी होगी +6, और +6 के साथ साथ इसमें +5 भी होगी, +4 भी होगी और +3 भी होगी और +2 भी होगी, पक्की बात। इधर देखो Mn में आएगी बेटा +7 अपन ने पहले भी देख ली कैसे आएगी, तो उसमें +6 भी होगी, +5 भी होगी, +4 भी होगी, +3 भी होगी और +2 तो है सही। अगर आयरन की बात करें तो आयरन में क्या हुआ बेटा 6। अब वापस देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा 4 रह गए, तो कितनी होगी 6, +6 होगी, +5 +4 और +3 रहेगी इसमें। इधर देखोगे तो आपको 5 दिखेंगे, मतलब इसमें +5 होगी, +4 होगी, +3 होगी। इधर जाओगे तो आप देखोगे +4 होगी, +3 होगी। इधर जाओगे तो आपको दिखेगी +1 और +2 होगी, और इधर जाओगे तो ओनली +2 ही दिखेगी। +2 ही क्यों दिखेगी, आप देख के देखो, +2 ही क्यों दिखेगी बेटा, अच्छी तरीके से देखो +2 ही क्यों दिखेगी, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही 0 है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होती है, कौन सी, +2। और मैंने आपको पहले भी बताया था जो Zn होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि वो +2 के आगे जा ही नहीं सकता, और वो वेरिएबल OS भी शो नहीं करता, वेरिएबल OS भी शो नहीं करता। इसमें ये सारी चीजें सही है, इसमें सारी चीजें बेटा क्या है, बिल्कुल सही है, सारी चीजें क्या है, बिल्कुल सही है, कोई गलत दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको NCERT में मिल जाएगा। इसमें एक चीज है, वो चीज क्या है, देखने वाली बात है, ये है कि जो स्कैंडियम +2 है ना, ये नहीं बनता, स्कैंडियम +2 नहीं होता, स्कैंडियम ओनली एक ही OS शो करता है, वो होता है +3, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, सही है। देख लो भाई, बनाओ इसको, बना लो, है ना, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट बना लो। बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। चलो बेटा, पढ़ लिया होगा, आगे चलते हैं, बना लिया होगा, लिखते हैं। सुनो भाई, क्या बोल रहा है कि इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट शो ओनली 1 OS। अच्छी तरीके से 2 बार पढ़ो, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट शो ओनली 1 टाइप ऑफ OS। इधर देखो, इधर देखो, क्या अपन ने 3D सीरीज की बात की थी, तो 3D सीरीज में पहला एलिमेंट स्कैंडियम था,
और लास्ट कौन सा था, Zn था। तो इस सीरीज में देखो इसने भी एक ही टाइप की OS शो करी थी, वो थी +3, और इसने भी एक ही टाइप की OS शो करी थी, वो क्या थी, +2। तो इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट शो ओनली वन टाइप ऑफ OS, ओनली वन टाइप ऑफ OS। ये रहा, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट शो ओनली वन टाइप ऑफ OS। जैसे मैंने बताया कि 3D, 4D, 5D और 6D। मैंने फिर बताया, फिर बोलो SCYLAC, SCYLAC, SCYLAC के लास्ट क्या होगा, Zn, इसका CD और इसका HG और इसका CN, यही होता है 112। तो अगर ये +3 शो करेगा तो ये सारे +3 ही शो करेंगे और एक ही टाइप की शो करेंगे, +3 के अलावा कोई भी शो नहीं करते। LAC बेटा ना, कोई भी शो नहीं करते। अगर इसकी बात करूं तो ये ओनली क्या करेगा बेटा, +2 +2 +2, और ये भी क्या करेगा, +2। यह +2 के अलावा कोई और शो नहीं करेगा, और ये +3 के अलावा कोई और शो नहीं करेगा। आई बात समझ में? उतारो इसको, उतारो फटाफट उतारो। चलो भाई आगे चलते हैं। विच मेटल शो ओनली +3 OS, विच मेटल शो ओनली +3 OS, ओनली +3 बोल रहा है बेटा, अच्छी तरीके से देखना, ओनली +3। तो ओनली +3 SCYLAC, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3। ढूंढ लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, SCYLAC, ये रहा ऑप्शन। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाफट। ओनली पढ़ना बेटा, +3 तो ये भी सारे शो करते हैं, ओनली, ओनली +3 मतलब एक ही टाइप की। तो वो कौन सा है बेटा, SC, SCYLAC। और लिख लो यहाँ पर ऑप्शन, ये भी लिख लो, SC लिख लो, Y लिख लो, LA लिख लो, है ना, सारे ऑप्शन सही है। आती है बात समझ में? चलो भाई अगला देखते हैं। हाँ, 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार टॉपिक, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एंड JEE। क्या बोल रहा है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड इन हायर OS। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना, हायर OS में कंपाउंड बनाते हैं, शानदार बनाते हैं हायर OS में कंपाउंड। लेकिन किस किस के साथ बनाते हैं, ओनली बनाते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। अब आपसे सेशन रीजन में यही पूछते हैं, यही तो पूछते हैं कि भैया जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है हायर OS में कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बनाते हैं, यही तो क्वेश्चन पूछते हैं। हायर OS में कंपाउंड बनाते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों बनाते हैं, समझो। इसका रीजन है बिकॉज डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसमें टेंडेंसी क्या होती है, डबल बॉन्ड फॉर्म टेंडेंसी। और क्या होती है, फ्लोरीन के साथ क्यों बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन की मैक्सिमम EN क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। अगर EN की बात करूं मैं, EN की बात करूं तो EN अगर देखूं मैं तो फोन कॉल होता है, FON और कॉल, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और क्लोरीन की। तो देखो फ्लोरीन की EN मैक्सिमम है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना। लेकिन ऑक्सीजन की जो EN है ना वो भी ठीक ठाक है। देखो भाई पूरी पीरियोडिक टेबल पे सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट में। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शानदार है और उसके साथ साथ डबल बॉन्ड की टेंडेंसी भी है। तो दोनों टेंडेंसी होने की वजह से फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड के साथ हायर OS में कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि मानो ठीक है, TiF4। क्या TiF4 टाइटेनियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, टाइटेनियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, टाइटेनियम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, देखो +4। अब ये +4 है, ये +4 है, तो TiF कितने होता है बेटा, एक F कितना नेगेटिव लाता है, -1 लेके आता है। तो 4 के पास कितना होगा बेटा, 4 माइनस, मतलब टाइटेनियम पे कितना चार्ज होगा, +4। देख लो फ्लोरीन के साथ ही बना रहा है। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होता है, -4, तो इस पे बाजू के लो कितना होगा बेटा, +4। एक फ्लोरीन के पास कितना होता है, -1, तो इस पे कितना होगा, +5। इस पे कितना होगा, +5। ये तो निकालनी आती होगी बेटा, इस पे कितना होगा बेटा, +5। अच्छा ये +5 कैसे निकली है, तो अरे देख लो बेटा, देख लो। किसकी निकालनी है, वेलिडियम की निकालनी है। इसको रख दो X, इसको रख दो X,
ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। कितने ऑक्सीजन दे रखे मेरे को, 8 ऑक्सीजन दे रखे, तो कितनी हो जाए, 4 ऑक्सीजन दे रखे तो कितनी होगी बेटा -8 इज इक्वल टू इस पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है -3 एक्स इज इक्वल टू -3 +8 कितने आ गए बेटा x इज इक्वल टू +5। तो इसकी ओएस कितनी होगी बेटा +5 होगी। ये सारी चीजें आप घर पे बना के देखना एक बार, मैं फिर बोल रहा हूँ घर पे बना के देखना। इसकी देखेंगे तो बेटा +6 आएगी, इसकी देखेंगे तो +6 आएगी, और इसकी देखोगे तब भी +6 आएगी। ठीक है Mn, अब देखना ये बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। MnF7 नहीं बनता है। सब अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ सारे फ्लोरीन जोड़ के कंपाउंड तो बना लेते हैं, लेकिन Mn नहीं बनाता। Mn इसलिए नहीं बनाता क्योंकि 7 सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। 7 सिंगल बॉन्ड, ये 6 सिंगल बॉन्ड है, 7 सिंगल बॉन्ड की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल जो बनता है वो क्या हो जाता है बेटा बहुत अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये नहीं बनाता। ये ऐसा नहीं बनाता लेकिन +7 बनाता है। देखो कैसे, Mn+7 नहीं बनाएगा, MnO3 बना लेगा, O3 के साथ एक F बना लेगा तो +7, ये भी +7, ये +6, ये देखो ये भी +7, ये देखो ये भी क्या है +7, है ना। इसकी +7 के साथ एक बार देख लो बेटा, Mn कितना है 2, तो 2x माइनस ऑक्सीजन कितने हैं 7, 14 इज इक्वल टू 0, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0, तो x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, है ना। तो इसकी कितनी आई बेटा +7, अच्छी तरीके से देख लो। अगर मैं देखूँ इसकी भी कितनी आई बेटा +7, इसकी भी आगे +7, है ना। इसको अच्छी तरीके से लिखो। तो मैं वापस समझो, वो बोल रहा है कि डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं ना फॉर्म होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, किसके साथ होते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। और उसका रीजन क्या है भाई, फ्लोरीन एक तो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, और ऊपर से क्या होती है मैक्सिमम EN भी होती है ना, मैक्सिमम EN भी होती है। लिखो बेटा इसको, चलो भाई लिख लिया होना चाहिए अब तक तो। इधर देखो, अब 2 स्ट्रक्चर दे रखी है, वो 2 स्ट्रक्चर देखना। एक स्ट्रक्चर मैंने बना के रख दिए और दूसरी स्ट्रक्चर तुम्हारी आंखों के सामने बनाऊंगा, समझना। Mn2O7 और Cl2O7, Cl2O7 और Mn2, मतलब Mn पे कितना चार्ज है +7 और इस पे भी कितना चार्ज है +, वो देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, समझो। हाँ, Mn2O7 की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Mn 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से और 3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से, और मेटल के बीच एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है। अब देखना, ये बोलता है कि जो स्ट्रक्चर बनी है वो 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट, 2 टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल मतलब क्या होता है बेटा sp3, टेट्राहाइड्रल मतलब क्या होता है sp3, होता ही नहीं होता। 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट क्या होती है, ज्वाइन होती है बाई कॉमन ऑक्सीजन। 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट ज्वाइंट होती है बाई कॉमन ऑक्सीजन। अब 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट क्या है, एक टेट्राहाइड्रल यूनिट तो ये है और एक टेट्राहाइड्रल यूनिट ये है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल यूनिट। तो 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट, ये भी टेट्राहाइड्रल और ये भी टेट्राहाइड्रल, ये दोनों किससे जुड़ी हुई है, एक कॉमन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है ना। इसके लिए स्टेटमेंट आता है कि Mn2O7 के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोल सकते हैं कि 2 टेट्राहाइड्रल यूनिट ज्वाइंट बाय 1 कॉमन ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब अगला बना के देख लेते हैं। अगला मतलब कौन सा था, Cl2O7। अगर Cl2O7 की बात करूं तो ये Cl और ये Cl, ठीक है, दोनों Cl और दोनों Cl बेटा किससे जुड़े होंगे, टेट्राहाइड्रल यूनिट होगी। एक टेट्राहाइड्रल यूनिट तो ये है और एक टेट्राहाइड्रल यूनिट ये है, और दोनों टेट्राहाइड्रल यूनिट किससे ज्वाइंट है बेटा, एक कॉमन ऑक्सीजन से ज्वाइंट है। तो ये बोलूं या ये बोलूं, दोनों का क्या है आंसर, बिल्कुल सेम होगा। देख लो बेटा, इसको बना लो, इसको बना लो, है ना, दोनों को बना लो, दोनों को बना लो।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई, ये काम की चीज है, काम की चीज समझना। लोअर ओएस अगर किसी भी कंपाउंड की नहीं है भाई, सुन लो, डी में ओनली किसके लिए लागू है, ओनली अप्लाई फॉर क्रोमियम और मैग्नीज के लिए बात कर रहा हूं बस। ओनली अप्लाई किसके लिए, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए। इन लोअर ओएस कोई भी कंपाउंड कौन कौन से, या तो Mn या Cr, अगर अपनी वो लोअर ओएस में होंगे ना तो उसकी स्टेट क्या होगी, बेसिक स्टेट होगी। अगर वो इंटरमीडिएट होंगे तो उसकी स्टेट कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी। और अगर वो मैक्सिमम ओएस होंगे तो क्या होंगे, एसिडिक होगी। जैसे इसकी लोअर स्टेट क्या है, Mn+2, तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। इंटरमीडिएट में क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। और हायर में क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। इसी तरीके से CrO अपनी लोअर स्टेट में CrO3 और CrO3 है ना। तो ये है कि बेटा अगर मैं मिनिमम ओएस की बात करूं, समझना, अगर मिनिमम ओएस है कौन, Cr और Mn, Cr और Mn के लिए लागू है डी ब्लॉक में ओनली, बाकी केमिस्ट्री में तो सबके लिए लागू है ना। इसमें देखो Cr और डी ब्लॉक में Cr और Mn के लिए अगर मिनिमम ओएस की बात करता हूं तो होता है बेसिक। अगर इंटरमीडिएट की बात करता हूं तो वो होता है क्या, एम्फोटेरिक। और अगर मैक्सिमम ओएस की बात करता हूं तो वो क्या होता है बेटा, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक, है ना। किसके केस में, फिर बता रहा हूं मैं, सबके केस में मत लगा देना Cr और Mn, फिर बता रहा हूं क्या, Cr और Mn, 5 बार बोल दिया, गोला कर दिया, इसको भूल मत जाना। Cr और Mn की बात कर रहा हूं। लोअर ओएस में बेसिक होता है, इंटरमीडिएट में एम्फोटेरिक होता है, और हायर में क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है बेटा, चलें आगे, लिख लो इसको, लिख लो, 1 मिनट में लिख लो फटाफट। चलो, विच पेयर इज एसिडिक, कौन सा पेयर एसिडिक होगा। अब मेरे को तो नहीं पता भैया SO2 एसिडिक होता है कि SO3 एसिडिक होता है, मेरे को तो कुछ नहीं पता, है ना। मैं तो डी ब्लॉक के बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा है। और डी ब्लॉक की ओएस से मैं कैसे निकालता हूं, ओनली 2 एक कंपाउंड के निकाल सकता हूं, एक तो Mn के निकाल सकता हूं और एक Cr का निकाल सकता हूं, बस बात खत्म। और इसी से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे क्या है, मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने Mn और Cr का बोला, जितनी Mn और Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी बेटा, एसिडिक होगा। Mn किस में है, +2 में। +2 में कौन से नेचर में रहता है बेटा, बेसिक नेचर में रहता है। V2 की तो तुम निकाल ही नहीं सकते ओएस से, V2 की तो तुम ओएस से निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसके लिए अप्लाई है, ओनली क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए। इसकी कितनी होगी बेटा, +6, Cr+6। और इसकी कितनी होगी बेटा, Cr+3, है ना। और Cr+3 तो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, मतलब ये तो क्या हो, एम्फो है। और ये क्या है, एसिडिक है। तो मैंने पूछा था कि कौन से एसिडिक है, इसकी भी निकाल ही नहीं सकते, तो आंसर क्या हुआ, 3 आया। आंसर क्या है, 3 आया। उतारो बेटा, उतारो। देखो बच्चों, अपना डी ब्लॉक बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। बहुत हद तक तो नहीं बोल सकते। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिखाया था तो इंट्रोडक्शन से पहले मैंने आपको टॉपिक्स लिखाए थे। उस टॉपिक्स में आप देखना, अगर आपने टॉपिक्स लिखे हो तो आज अपन ने ओएस भी ख़त्म कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी ख़त्म कर दी। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जहाँ तक मुझे पता है शायद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी चालू होगी अपनी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी, है ना। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी के बाद KMnO4 और K2Cr2O7 बच रहा है बस। तो ये K2Cr2O7 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी आई थिंक 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगी। तो आज 5वां लेक्चर है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 8 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है F ब्लॉक 1 या 2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। तो 10 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर अपना अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात। तो जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देखे, अच्छी तरीके से देखे, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी मम्मी को परेशान ना करें। बाय।